ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी आई, और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने ऑलरेडी दो वीडियो बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें से एक हमने कंप्लीट सिलेबस पे बात किया और एक हमने बात किया क्लास 1 पे, यानी कि कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर में हमने पूरी तरह से जो क्लास 1 में थी, हमने पूरी हड़प्पा की जो कला थी, जो स्थापत्य कला थी, वहां की मूर्ति कला जो थी, वहां के जो मृदभांड प्रयोग किए गए, किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया, कुछ सारी चीजें, मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के प्रयोग किए थे, तो सारी चीजें हमने वहां पर कंप्लीट किया। अब हम आज आ पहुंचे हैं आपके मौर्य एवं मौर्योत्तर काल की तरफ। तो आज की क्लास पूरी तरह मौर्य काल पर बेस्ड रहेगी। फिर हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, फिर गुप्त काल की कला और स्थापत्य कला की बात करेंगे, और फिर कुछ नई चीजों के बारे में सीखेंगे, कुछ नई चीजों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्योंकि ये क्लास प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी लिखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे फिर आप एमपीपीएससी में हो, आपके उत्तर प्रदेश पीएससी हो, है ना, या फिर आपका बिहार पीएससी हो, सभी जगह मेंस में लिखने के लिए यहां से आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से यहां पर स्टडी आईक्यू ने यह सोचा कि एक पहल आपके साथ यह भी की जाए कि एक छोटा सा सेशन कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर का रखा जाए, ताकि आपके लिए यह भी एक छोटा सा बेनिफिशियल हो सके। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हम पढ़ने वाले वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड पढ़ रहे हैं, जिसका आज क्लास दूसरा है। टोटल 3 वीडियो, जिसमें से क्लास नंबर 2 है, और इसमें हम मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की बात करने वाले, यानी कि चूंकि ये क्लास 1 है, जिसमें हम पूरी तरह से मौर्य काल की बात करेंगे। ये क्लास 1 है, जिसमें हम किसकी बात करने वाले, मौर्य काल की बात करेंगे। मौर्य काल में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, दरबारी कला पढ़ेंगे, है ना, व्यक्तिगत कला पढ़ेंगे, जिसमें हम स्तूप पढ़ेंगे, जिसमें हम महल का निर्माण पढ़ेंगे, जिसमें हम मूर्ति कला का निर्माण पढ़ेंगे, जिसमें हम मृदभांड पढ़ेंगे। सारी चीजें आज हम मौर्य काल की बात करने वाले। फिर मौर्य काल के बाद भी बहुत सारी चीजें बननी है, किस प्रकार से बनी, सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय दुर्गेश। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए। और इसके साथ ही साथ आपने यदि अभी तक स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला चैनल ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक आपने स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो इसे भी आप फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी, स्टडी आईक्यू के पीएससी वाले टेलीग्राम चैनल पर, और हिंदी बाय दुर्गेश के चैनल पर मिल जाएगी आपको। अब हम बात करने वाले हैं आज की मौर्य कला और मौर्योत्तर काल की कला की। चूंकि बहुत अच्छे से पता है कि मौर्य काल में मगध की बात होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो नाम कमाया चीजों को बनाने में, वो सम्राट अशोक ने कमाया। और सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख बनवाया, बहुत महल भी बनाया। अशोक का एक मैं आपको महल भी दिखाऊंगा। कुंभलहार में एक महल उन्होंने बनवाया था, जो लगभग बहुत विशाल था, जिसमें से ऐसा कहा जाता है कि 80 स्तंभ उसमें देखने को मिला। 80 स्तंभों की मदद से एक विशाल निर्माण किया गया था उसका। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, आज मौर्य काल में देखने वाले हैं। यहाँ की मूर्ति कला देखेंगे, कौन सी मूर्ति कला कहां पर रखी गई, कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ गुफाओं की बात करेंगे, ये आप देख पाओगे, ये बराबर की गुफा है ना। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको देखते चलना है कि मौर्य काल में हम बात करने वाले हैं, गुफाओं की बात करेंगे। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में हम बात करने वाले हैं महलों का निर्माण कैसे किया गया। हम बात करेंगे यहां पर स्तूप का निर्माण किया गया, है ना। इवन हम बात करेंगे यहां पर गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफाओं को लिख लिया हमने, गुफाओं की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहां पर मूर्ति कला की बात करेंगे कि किस प्रकार की यहां पे मूर्तियां देखने को मिल रही थी, है ना। पहली बार यक्ष और यक्षिणी जो कुबेर के धन के संरक्षक थे, उनकी मूर्ति पहली बार कहां से मिलती है, तो मौर्य काल से ही मिलती है। यहीं पर हम बात करेंगे मृदभांड की। मृद भांड की बात करेंगे, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन की बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे किस प्रकार की मूर्तियां यहां पर देखने को मिली। सांची के स्तूप और बाकी स्तूप की भी बात करेंगे कि जो भी स्तूप बनाए जाते थे कैसे बनाए जाते थे।
गुफाओं की बात करेंगे, सारी चीजों की बात आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई मौर्य काल की स्थापत्य कला थी कैसे, क्या इंपॉर्टेंट था और कितने चीजें हमको यहाँ पर जानकारी में रखनी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आता है, क्या लिखा हुआ है कि श्रवण परंपरा के अंग, श्रवण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। यानी कि जो देखने को मिला चीजें, कला में जो आर्ट में चेंजेस देखने को मिला, वो कब मिला, जैसे ही भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म आता है भारत में, जैसे ही जैन धर्म भारत में आगमन होता है, वैसे ही वहां पे कहीं ना कहीं कलाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता है। राजाओं के द्वारा, राजा के जो आर्किटेक्चर थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं वास्तुकार जो थे वो सब कहीं ना कहीं बदलाव करने लगते हैं और कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है। वहीं पे आता है कि जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल ने के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन दृष्टिगोचर होने लगा। यानी कि मौर्य काल में दो तरीके के यहां पर क्या हुए, कला विकसित हुई। एक कला को उन्होंने व्यक्तिगत पहल कहा और एक कला को उन्होंने राज्य के संरक्षण के अंतर्गत कहा। यानी कि एक दरबारी कला के रूप में पढ़ा जाएगा और एक लोकप्रिय कला के रूप में पढ़ा जाएगा। दोनों को अलग अलग मैं पढ़ाऊंगा कि एक दरबारी कला क्या थी, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी, और एक व्यक्तिगत जिसको कहा गया यहाँ पर व्यक्तिगत पहल यानी कि जो लोकप्रिय कला थी उसमें भी क्या क्या चीज आती थी। तो सारी की सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और देखने वाले। लेकिन चूंकि दोनों धर्म जो थे वैदिक युग के वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। यानी कि ऐसे क्षत्रिय राजा जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से क्या करते थे, हेट करते थे, नफरत करते थे, उन सभी ने इनको अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और कहीं ना कहीं जैन धर्म को अपनाया और उनके सारे विचारक को अपनाया, उनके कला को अपनाया, सारी संस्कृतियों को उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनाने का प्रयास किया। तो ये था यहां पर मौर्य काल। जो मौर्य काल पूरी तरह से बेस्ड किस पे था, बौद्ध धर्म पे बेस्ड था और पूरी तरह से जैन से प्रभावित था, मतलब बौद्धों से प्रभावित था और जैनियों से प्रभावित था। तो इनकी पूरी कलाओं में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का वो मिलेगा, कला मिलेगी, या जैन धर्म की कला मिलेगी। अब हम पढ़ते हैं कि मौर्य काल को कितने भाग में पढ़ा जाता है, कितने भाग में देखा जाता है और कितने भाग में सीखा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मौर्य कला को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में अगर हम देखें तो पूरी तरह से इसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए दो भाग में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें से एक भाग को कहा गया जिसमें से एक भाग को कहा गया दरबारी कला और एक भाग को कहा गया लोकप्रिय कला। एक भाग को कहा गया दरबारी कला और एक भाग को कहा गया आपका लोकप्रिय कला कहा गया। जिसमें से जिसमें से जो दरबारी कला था, दरबारी कला ये आपके दरबारी पहल के रूप में जाना जाता था। यानी कि ये जो था राज्य के संरक्षण की बात हो रही है ना, ये राज्य के संरक्षण वाली बात हो रही है, ये दरबारी कला के अंतर्गत आता था। और जहां पर व्यक्तिगत पहल की बात हम कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत पहल लोकप्रिय कला के अंतर्गत आता था। यानी कि ये जो व्यक्तिगत पहल देखने को मिलता है ये लोकप्रिय कला था। व्यक्तिगत पहल जो था ये लोकप्रिय कला के अंतर्गत देखने को मिलता था। अब लोकप्रिय की बात करेंगे तो उसके पहले हम दरबारी कला की बात करते हैं कि दरबारी कला जो थी, दरबार के अंतर बेसिकली तीन चीजें बहुत विकसित हुई, तीन कला बहुत ज्यादा विकसित हुई। तीन कलाओं में कौन कौन सा, एक तो महलों का निर्माण, महलों का निर्माण ये दरबारी कला में देखने को मिला। साथ ही साथ
स्तंभों का निर्माण, जैसे सारनाथ का स्तंभ देखते हैं, अशोक का स्तंभ देखते हैं, है ना, ये सारी चीजें स्तंभ मैं आपको भी दिखाऊंगा, अभी इमेज में दिखाऊंगा सारी चीजें। स्तंभों का निर्माण हो गया, साथ ही साथ यहां पर स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, साथ ही साथ यहां पर स्तूपों का निर्माण। तो जो यहां पर देखे हमने पहला महलों का निर्माण पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्तंभों का निर्माण पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर पढ़ेंगे स्तूपों का निर्माण, क्या बेसिक था इसमें, कितना इंपॉर्टेंट, कैसे, सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल एनी प्रॉब्लम की, ठीक है। अब लोकप्रिय कला की बात करेंगे, तो लोकप्रिय कला के अंतर्गत भी, लोकप्रिय कला के अंतर्गत भी तीन चीजें यहां पर निर्मित हुई। लोकप्रिय कला के अंतर्गत भी तीन चीजें निर्मित होकर आ जाती हैं। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी थी? तो एक थी यहां पर गुफाओं का निर्माण, एक मूर्तियों का निर्माण, एंड मृत भांडों का निर्माण। महलों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, इसको दरबारी कला के अंतर्गत रखा गया। वहीं पे गुफाओं का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, मृत भांडों का निर्माण लोकप्रिय कला के अंदर, इसमें व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत रखा गया। अब बात आती है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई महलों का निर्माण कैसे होता था, कौन कौन से महल है जो बहुत प्रचलित थे, है ना। फिर हम पढ़ेंगे स्तंभों का निर्माण, कौन कौन से स्तंभ है जो बहुत प्रचलित हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्तूपों का निर्माण, कौन कौन से स्तूप हैं जो बहुत प्रचलित हैं। सभी को एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं। और फिर इधर हम पढ़ेंगे मूर्तियों का निर्माण पढ़ेंगे, गुफाओं का निर्माण पढ़ेंगे, है ना, आपके मृत भांडों का निर्माण पढ़ेंगे। सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सारी चीजें क्या करने वाले हैं, डन करने वाले, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले, भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका दरबारी कला। दरबारी कला था क्या? दरबारी कला क्या था और कैसे इंपॉर्टेंट है? दरबारी कला में सबसे प्यारी सी लाइन लिखी हुई, आप थोड़ा सा पढ़िएगा, क्या लिखा है कि मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया गया। यानी कि जो मौर्य शासक थे, जो वहां की पूरी टीम थी, जो एक पूरा दरबार था, वो दरबार सिर्फ राज्य काज के लिए बस सीमित नहीं रखा इन्होंने। इन्होंने एक नई पहल की, और वो नई पहल क्या थी कि धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया, है ना, बड़े बड़े महलों का, भगवान के प्रति मतलब धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने आगे किया अपने राजकाज में। तो वही जो मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, और उसी मंदिरों के निर्माण में जो नई नई कलाएं देखने को मिली, उस पिलर में कुछ कलाकृति बनाई गई, पिलर में बहुत सारे स्तंभों में डिजाइन बनाए गए, दीवालों में डिजाइन बनाया गया, पूरे मंदिर को, पूरे स्तूप को एक नया आयाम दिया गया, पूरे महलों को एक नया रंग दिया गया, एक नया क्या बोलते कलाएं दी गई। वो सभी को हम यहाँ पर पहली बार देख पाते हैं। कहाँ पर? दरबारी कला, यानी कि मौर्य साम्राज्य में। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं, एक्चुअली ये जो इमेज है, इस इमेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले यहाँ पर जानकारी ले लीजिए कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं महलों का निर्माण, तो यहाँ पर आता है कि महल या किला। अब अगर हम बात करें महल या किला की, तो यहां पर थोड़ा सा आप साथ में पढ़िएगा, तो लिखा है कि मौर्य साम्राज्य जो था भारत में सत्ता के आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। बिल्कुल, ये तो आप इतिहास में पढ़ते भी हैं। फिर क्या लिखा? पाटलिपुत्र में राजधानी और आपके कुम्भलहार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंब करते हुए, वैभव प्रतिबिंब कराने हेतु कराया गया था। ये बताया गया था, कुम्भलहार में जो महलों का निर्माण कराया गया था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इमेज जो है, ये है आपका कुम्भलहार का महल। ये क्या देख रहे हैं? ये कुम्भलहार का महल था। ये जो आप देख रहे हैं आज वर्तमान में, ये कभी कुम्भलहार का महल हुआ करता था।
जिसको जिसको किसने निर्मित कराया था? अशोक के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इसका और डिटेल में आपको आगे पढ़ाता हूं, अभी 1 मिनट दीजिएगा। फिर यहां पे लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ईरान में, ध्यान सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ईरान में जो था आपका परसेपोलिस के आपके अकेमीनियम महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य जो निर्माण था सामग्री लकड़ी थी। समझ में आया? ठीक है, तो हमने कहा कि यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बताया गया वह एक ईरान के आपके परसेपोलिस के आपके अकेमीनियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य जो निर्माण सामग्री थी वो लकड़ी थी। कैसे? लेट मी टेल यू, आपको दिखाता हूं मैं। जरा आप देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये परसेपोलिस का निर्माण है। ये जो अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये परसेपोलिस देखा ना, परसेपोलिस का आपका अकेमीनियम जो है, तो परसेपोलियस का अकेमीनियम जो है ये निर्माण यहां इस तरह का, और इसी को कॉपी करके बनाया गया था आपका मगध साम्राज्य। बिल्कुल नकल की गई थी, है ना। ये था आपका मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य बनाया गया था। ये पूरा आप इस तरीके से देख सकते हैं। पूरा मगध साम्राज्य जैसा पूरा लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अब आज के डेट में हम कोई वेब सीरीज देख लें, कोई टीवी सीरियल देख लें, कोई मूवी देख लें, तो उसमें हो सकता है कि पूरा पत्थरों का दिखाया जाता हो, लेकिन एक्चुअल में वो लकड़ी का ही बनाया जाता था। उसकी विशेषता ही यही थी कि वो बनाया किससे जाएगा? लकड़ी से ही बनाया जाएगा और लकड़ी से ही निर्मित किया जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा गया कि मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन जो है मानव जाति की महानतम रचनाओं में से एक बताया गया था। अब बात ये निकल के आता है कि भाई ये मेगास्थनीज कौन थे? जरा मुझे बताइए तो, मेगास्थनीज कौन थे? थोड़ा कमेंट कीजिए तो 1 मिनट। हाँ, चलिए, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज जो थे यूनान के एक राजा थे। अगर इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर करूं, अगर मैं इनके बारे में और अच्छे से क्लियर करूं, तो यहां पर मेगास्थनीज जो थे यह यूनान के शासक सेल्यूकस के राज दरबारी थे। और यही मेगास्थनीज, क्योंकि जो सेल्यूकस थे, तीसरी शताब्दी की बात है, थर्ड ईसा पूर्व की बात होगी, तीसरी ईसा पूर्व बीसी की बात होगी, 304 ईसा पूर्व के आसपास की बात होगी। जो सेल्यूकस थे उन्हें फिर से कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को इंडिया में बनाने का एक निर्णय आया कि भाई मैं फिर से साम्राज्य आधिपत्य करता हूं और बनाता हूं। अब उनका सपना तो पूरा हो नहीं सका, क्योंकि चंद्रगुप्त ने सपना पूरे होने नहीं दिया, बल्कि उनको क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। तो संधि के लिए मेगास्थनीज जो थे ये राजदूत बनकर आए थे। ये राजदूत बनकर कहां आए थे? आपके भारत आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में। ठीक है, ये कहां आए थे? आपके राजदूत बन के आए थे आपके यहां पर मौर्य साम्राज्य में, और चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और ये यहां पर कई वर्षों तक रहे, और कई वर्षों तक रहे, और इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम था इंडिका। एक बुक का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? इंडिका निर्माण था। ठीक है, अब इंडिका में, इंडिका नामक जिसकी इनकी पुस्तक थी, इन्होंने बहुत खुल के भारत के बारे में लिखा, जिसमें से उन्होंने सबसे पहला पॉइंट लिखा कि भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो पाटलिपुत्र है, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर बना हुआ है।
उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि पूरा जो आपका पाटलिपुत्र है वो एक बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें जिसमें 64 द्वार बने हुए हैं और लगभग 570 बुर्ज हैं, मतलब जहां से देखा जाता था लोगों की कोई सेना मतलब आक्रमण तो नहीं कर रहा, वो बुर्ज बने हुए 570, ये उन्होंने इसमें वर्णन किया अपने पुस्तक में। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिक जो छोटे सैनिक हुआ करते थे उनको नगद भुगतान किया जाता था वेतन के रूप में। बड़े सैनिक जो हुआ करते थे उनके जब युद्ध करने जाता था तो उनके साथ शिविरों में नौकर भी रहते थे उनकी देखभाल करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजा जो था बहुत ठाट बाट से रहता था और पूरे नगर के बीच में लकड़ी का एक बहुत विशाल बना हुआ जो महल था उसमें राजा रहता था। वो महल बिल्कुल अपने किसी मोहताज नहीं था किसी इंट्रोडक्शन का, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से बना था। उसमें जो पिलर थे, उसमें जो लकड़ी प्रयोग की गई थी वह कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी। और महलों के आसपास जंगल बनाए गए थे, बहुत महंगे महंगे पेड़ दूर से वृक्ष लाए जाते थे। किसी देश में बहुत प्रसिद्ध वृक्ष था वो लगाए जाते थे। मोर पाले जाते थे, बड़ी बड़ी मछलियां पाली जाती थी। सामान्यतः जो राजा हुआ करता था वह अपने दरबार में ही रहता था, न्याय के लिए युद्ध के लिए ही बाहर निकलता था या आखेटक के लिए ही बाहर निकला करता था। राजा बिल्कुल ऐश्वर्य से रहता था और जब भी वह बाहर निकलता था तो या तो सोने की पालकी में निकलता था या हाथी पर सवार होकर निकला करता था। इस तरीके के इंडिका नामक बुक में इन्होंने क्या किया, पूरे मगध साम्राज्य को बहुत अच्छे से क्लियर किया, बहुत अच्छे से क्या किया वर्णन किया हुआ है। और ऐसा कहते थे कि बहुत सभी लोग वहां सुख समृद्धि से और शांति से रहते थे। प्रायः लोगों के घर में ताले नहीं पाए जाते थे और सबके घर जो थे एक चतुर्भुज आकृति में और सामान्यतः लकड़ी के बने हुए मिलते थे। ये सारी चीजें यहाँ पर वर्णन किया कि इन्होंने आपके मेगास्थनीज ने कहां पर अपने इंडिका नामक पुस्तक में किनके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में बताया है उन्होंने कि किस प्रकार से था। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कुम्भलहार का जो महल देख रहे हैं, ये जो कुम्भलहार का महल है, यहाँ पर एक छोटा सा इमेज देख सकते हैं। ये कुम्भलहार का महल यहाँ पर जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। ये कुम्भलहार का महल और किसके लिए जाना जाता था, ये जो कुम्भलहार का महल था एक्चुअली ये महल सम्राट अशोक का महल था जो कुम्भलहार में स्थित था। ठीक है, ये सम्राट अशोक का महल था जो कुम्भलहार में स्थित था। अगर आप इसको देखेंगे मैप को तो पूरा महल जो है 80 स्तंभों से बना हुआ था। ये जो आप बीच में पॉइंट्स देख रहे हैं, जो गोले देख रहे हैं, ये गोले नहीं है, एक्चुअली ये स्तंभ है। स्तंभ जिसमें कुल कितने स्तंभ लगे हुए हैं, 80 स्तंभों से मिलाकर ये पूरा महल तैयार किया गया था। और ये महल कितने मंजिल था, तो ये पूरा का पूरा जो महल था प्यारे साथियों 3 मंजिल का बनाया गया महल था। कितने मंजिल का, 3 मंजिल का ये महल देखने को आपको मिलता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये तो खंडर हो गया। अब तो आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, लेकिन पहले ये बहुत खूबसूरत महल रहा हुआ करता होगा, है ना। ये कुछ दरबार रहा होगा, यहाँ पे कुछ लगता होगा ये पूरा बड़ा सा महल रहा होगा। 3 मंजिला लकड़ी का, पूरा लकड़ी का बनाया गया महल था जो कुम्भलहार में सम्राट अशोक के लिए जाना जाता था। ये चीज था महलों का निर्माण। महलों के निर्माण की बात समझ में आ गई कि लकड़ी से हुआ करता था सामान्यतः, और कहाँ से लिया गया था आपका। ठीक है, वो आपका परसेपोलिस शब्द याद रखिएगा आपका, है ना। और आर्केमिनियम शब्द याद रखिएगा, ईरान का, ईरान के फेमस आर्किटेक्चर से लिया गया था। अब आता है अशोक के स्तंभ, क्योंकि स्तंभ की बात आती है तो सिर्फ सम्राट अशोक का ही नाम याद आता है। और सम्राट अशोक ने ही सभी स्तंभ, अभिलेख, शिलालेख ही गुदवाए थे अपने आसपास। अब कैसा क्यों, तो यहाँ पे लिखा है कि अशोक के शासनकाल के दौरान जो थे स्तंभ पर शिलालेख आपके राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध के जीत में के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए थे। मतलब ये इसलिए बनवाए जाते थे, हो सकता है कुछ राजकीय प्रतीक रहा होगा, कुछ राजकीय चिन्ह बनाना रहा होगा, या अशोक ने जितने युद्ध जीते रहे होंगे उनका वर्णन करने के लिए भी कहीं ना कहीं शिलालेख या स्तंभलेख क्या कर जाते थे, बना दिए जाते थे। ये क्या हो जाते, अति महत्वपूर्ण हो गए थे। साथ ही उन्होंने क्या किया, राजकीय
उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया। मतलब जगह पर उन्होंने नोटिस बोर्ड टांग दिया, एक तरह से समझ लीजिए। उस समय नोटिस बोर्ड क्या हुआ करता था, आपके स्तंभ लेख के रूप में ही जाने जाते। उस समय नोटिस बोर्ड का ये काम किया करते थे। अब अलग बात है कि आज नोटिस बोर्ड कुछ और है, लेकिन पहले ये नोटिस बोर्ड के रूप में ही काम किया करते थे। सारी चीजें यहाँ पर काम करते थे। अच्छा, अब ये क्या होता था कि इन जो स्तंभ थे, जो आप ये देख रहे हैं, ये स्तंभ, इनकी स्तंभ की जो औसतन ऊंचाई हुआ करती थी वो 40 फीट हुआ करती थी। कितनी? अब याद जाए कि स्तंभों की औसतन ऊंचाई कितनी हुआ करती थी, तो इनकी औसतन ऊंचाई 40 फीट हुआ करती थी। किनकी? 40 फीट हुआ करती थी औसतन ऊंचाई, हाइट। 40 से ज्यादा भी होते थे, 40 से कम भी होते, लेकिन एक एवरेज जो बताया गया 40 बताए गए थे। किनकी? स्तंभों की ऊंचाई, जो यहाँ पर स्तंभ बनाए जाते थे। आप स्तंभ देख सकते हैं, बहुत सारे स्तंभ है। अपन डिटेल भी पढ़ेंगे, एक स्तंभ की डिटेल भी पढ़ेंगे अपन। पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर स्तंभ के बारे में। अच्छा, फिर क्या कहा गया, और इनका निर्माण जो है, इनका जो निर्माण है, यह बेसिकली चुनार के बलुआ पत्थरों से किया जाता था। इनका जो निर्माण है ये चुनार के बलुआ पत्थरों से किया जाता था। जो भी स्तंभ निर्माण किए जाते थे, चुनार के बलुआ पत्थरों से इनका क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। अच्छा, ये था। और यहां पर जो बनाए जाते थे, पूरे एक पत्थर को काटकर बनाया जाता था। पूरे एक पत्थर को काटकर बनाया जाता था। आप यहां पर देख सकते हैं, कॉमन रूप से यहां पर 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक पूरा पिलर देखने को मिलेगा, आपको ध्यान से देखेंगे, एक पिलर मिलेगा, एक बीच में ये मिलेगा, देखिए एक आपको ये मिलता है, एक पूरा ये मिलता है, और एक पूरा ये भाग मिलता है। 3 भाग होते थे इसमें। तीनों भाग को एक्सप्लेन करते हैं। तीनों भाग को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह जो आप देख रहे हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसमें क्या होता था, इसमें देखिएगा, इसमें इस भाग को, इस पूरे भाग को, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे भाग को इतना एक, और ये पूरा जो नीचे तक जा रहा है, ये जो पूरा नीचे तक आप देख रहे हैं, ये जो पूरा नीचे तक जा रहा है, ये तो जो ऊपर वाला भाग होता था, इसे कहा जाता था आपका, इसे कहा जाता था आपका शीर्ष। इस पूरे भाग को, इस पहले वाले भाग को क्या कहा जाता था, शीर्ष कहा जाता था। शीर्ष यानी कि हम कह सकते हैं कैपिटल। इसमें 2 भाग हुआ करते थे, ध्यान से देखिए, 2 भाग, जिसमें से थोड़ा कलर बदल देता हूं और अच्छे समझ में आएगा। जिसमें से एक भाग ये जो देख रहे हैं, ये एक भाग ये होता था, ये, और एक भाग इसके ऊपर से ये, एक भाग इसके ऊपर से ये चलता था। ये 2 भाग हुआ करते थे। इसके अंदर 2 भाग पाए जाते थे, और दोनों भाग को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक भाग को हम क्या कहते थे, ध्यान से देखिएगा, ये तो शीर्ष कहलाता था। ये क्या कहलाता था, शीर्ष कहलाता था, जिसे अपन क्या कहते थे, फलक भी कह देते थे। फलक मतलब सबसे ऊंचा भाग, फलक मतलब एक आकाश होता है एक तरह का। हम क्या कहते थे, शीर्ष कह देते थे, इसे हम क्या कह देते थे, फलक कह देते थे। ठीक है, शीर्ष फलक कह देते थे। और ये कहलाता था, ये वाला जो हिस्सा है, ये कमल, या कह सकते थे घंटा, घंटा नहीं, घंटा, घंटा घंटा को बनाया जाता है। ये कमल की आकृति हुआ करती थी, या किसी घंटे की आकृति को बनाया जाता था। ये शीर्ष फलक होता था, जिसे हम अबेकस भी कह देते थे। क्या कह देते थे, अबेकस भी कह देते थे। तो ये इस प्रकार से निर्मित किया था। और बनाया क्यों जाता था, मैंने आपसे पहले भी कहा, बनाने का कारण क्या था, या राजकीय चिन्ह कोई घोषित करना होता था,
युद्ध में विजय होते थे, या कोई इंफॉर्मेशन देना होता था नोटिस बोर्ड टाइप से कि सुनो 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 राजा जी ने आज ये कहा, तो उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें नहीं अपनाई और इस तरीके की निकाला इन्होंने। अब ये सारा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें हम बात करते हैं। अब देखिए जो शीर्ष फलक है, शीर्ष फलक के नीचे अगर देखेंगे ये वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला भाग अगर देखेंगे तो यहाँ पर पशुओं की आकृति बनाई जाती थी, बहुत सारी पशुओं की आकृति बनाई जाती थी। यहाँ पर भी देखिएगा, ये आप देखेंगे ये जो है ये जो सत्यमेव जयते वाला, इसमें पशु की आकृति यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी डिटेल अभी आगे मैं आपको करूंगा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा आपको मैं। यहाँ तक समझ गए। अब इस तरीके के जो स्तंभ, जो शिलालेख, अभिलेख बनाए गए, उनके बारे में कौन कौन सा एग्जाम्पल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ, यह हमेशा याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है आपको कौन सा, कि पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, वो जो आप देख रहे हैं ये लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ वाला व्हाइट वाला जो देख रहे हैं, ये कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में है। आज भी है, आप देख सकते हैं जाकर, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है। ठीक है, फिर लिखा है आपका या सारनाथ स्तंभ। एक दूसरा स्तंभ कौन सा, सारनाथ स्तंभ, जो कहां पर है, वाराणसी के पास है, वाराणसी या बनारस के पास स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारनाथ का स्तंभ है। ये जो नीचे आप छोटा सा देख रहे हैं ना, ये जो छोटा सा भाग देख रहे हैं, इतना सा छोटा सा भाग नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्या है, ये पोल है। अच्छा, इसको क्या कहा जाता था, जो नीचे आप बड़ी सी लाइन देख रहे हैं, इसको बोला जाता था आपका एकाश्म प्रस्तर मूठ। क्या बोला जाता था, इसे बोला जाता था एकाश्म प्रस्तर मूठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एकाश्म प्रस्तर मूठ कहा जाता था। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक है, तो एकाश्म प्रस्तर मूठ इसे कहा जाता है, मतलब एक पत्थर का बनाया हुआ एक बड़ा सा ठुड्डा, ये चीज। अच्छा, अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारनाथ स्तंभ की बात करें, अब जो सारनाथ स्तंभ आप देख रहे हैं, ये सारनाथ स्तंभ क्योंकि जो वाराणसी के पास है, सारनाथ स्तंभ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान में जोड़ दिया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप जोड़ा गया था। अब ये है क्या, समझते हैं। नीचे ये आप देख रहे हैं ना, ये कमल की आकृति है, कमल की आकृति है। ये क्या है, ये कमल की आकृति है। अच्छा, इसके ऊपर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात करूं, इस वाले हिस्से में बहुत सारी चीजें, इसमें से 4 जानवर का उल्लेख मिलता है। 4 जानवरों का उल्लेख मिलता है। 4 जानवरों की बात करेंगे, एक तो सेंटर में, अगर सेंटर में देखेंगे ऐसे 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां ली गई हैं, ये चीज है ना, 24 तिलियां हैं। और इनके चारों तरफ अगर देखेंगे दिशाएं हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 दिशाएं दी गई हैं, जिसमें से चारों दिशाओं के जो प्रतीक हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा में हाथी को रखा गया है, पश्चिम दिशा में अश्व यानी घोड़ा को रखा गया है, उत्तर दिशा में सिंह को रखा गया है, और दक्षिण दिशा में वृषभ को रखा गया यानी कि बैल को रखा गया।
वृष या वृषभ को रखा गया। तो ये चारों दिशाओं में रखे गए हैं, है ना, आपके उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में रखे गए हैं। अब ये चारों एक तो दिशाओं का प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है कि अनंत काल तक ये चक्र को क्या कर रहे हैं, घुमाते रहेंगे, एक दूसरे का पीछा करते हुए सभी अनंत काल तक क्या करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। एक तो ये कारण बताया गया। दूसरा बताया गया है कि हाथी जो है, हाथी जो है ये रानी माया के स्वप्न एवं गर्भ में श्वेत हाथी के प्रवेश को दर्शाया है। भगवान बुद्ध को श्वेत हाथी की संज्ञा भी दी गई है। तो यहां पर रानी माया के स्वप्न को दर्शाया गया हाथी को, और गर्भ में श्वेत हाथी के प्रवेश को दर्शाया गया। वहीं पर जो अश्व है, अश्व की अगर बात करें तो अश्व किसका बोध यहां पर कराता है, तो ध्यान समझिएगा, जो अश्व है ये कंथक अश्व को निरूपित करता है। इसको कंथक अश्व को निरूपित करता है। ये वही अश्व है जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपने साथ घर छोड़ते समय जिससे वो लेकर घोड़े थे, जिस घोड़े को, उस घोड़े का नाम था कंथक अश्व, और इसमें उसी घोड़े को क्या किया गया, यहाँ पर दर्शाया गया। अच्छा, बैल की बात करें, जो नीचे लिखा है बैल यानी कि वृषभ राशि जो है, ये भगवान बुद्ध जब जन्मे थे उस माह की बात की गई है, ये वृषभ राशि को दर्शाता है। वृषभ राशि भगवान बुद्ध के जन्म का माह, जो भगवान बुद्ध के जन्म का माह था उसके लिए दर्शाया गया वृषभ। और सिंह की बात करेंगे तो सिंह दर्शाता है, यहां पर सिंह दर्शाता है ज्ञान प्राप्ति। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसके लिए यहां पर दर्शाया गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, सिंह को दर्शाते हैं। तो चारों दिशाएं, एक तो दिशाओं का प्रयोग प्रतीक है, हाथी पूर्व दिशा में है, अश्व पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में सिंह है, और दक्षिण दिशा में वृषभ यानी कि बैल है। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध को क्रमशः दिखाया गया, जैसे एक उनके गर्भ में हाथी का प्रवेश करते हुए दिखाना, हाथी का प्रवेश करने के बाद उनके जन्म को दर्शाना, उनके जन्म के बाद यहाँ पर उनके घर से बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का, उनको ज्ञान प्राप्ति का दर्शाना। ये ऐसे चक्र है, ये एक चक्र है जो ऐसे घूम रहा है, इस प्रकार से चक्र ये ऐसे घूमता है, और इसी चक्र के हिसाब से यहाँ पर इनको क्या किया गया, ऐसे बनाया गया, ये चक्र ऐसा घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चार सिंह जो शीर्ष पर है, जो शीर्ष पर चार सिंह लगाए गए हैं अलग से, इस सिंह के अलावा चार सिंह अलग से लगाए गए हैं। ये किसका प्रचार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये धर्म प्रचारक के रूप में लगाया गया, चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार करने के लिए इन सिंह को लगाया गया, गर्जना करते हुए बताया जा रहा है कि चारों दिशाओं में सिंह गर्जना कर रहे हैं, उनके धर्म के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ सिंह गर्जना तो कर रहे हैं और बता रहे हैं, और इसके साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं कि ये जो है भगवान बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। इनका ये चारों सिंह जो है ये किसके रूप में जाना जाता है, आपका धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो धर्म उपदेश है इनकी स्मृतियों पे बनाया गया है। अच्छा, इसी के नीचे यहाँ पर लिखा गया सत्यमेव जयते, ये बताने की जरूरत नहीं, सत्यमेव जयते जो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, जिसमें जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। इसके बारे में भी यहाँ पर आपको क्या मिलता है, देखने को मिलता है, सारी चीजें मिलती है। तो ये है आपका सारनाथ स्तंभ, जिसकी डिटेल मैंने आपको बोला था अभी पढ़ाऊंगा मैं, और सारी डिटेल में यहाँ पर पढ़ा दिया। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो किन किन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने महलों का निर्माण देखा, हमने यहाँ पर स्तंभों का निर्माण देखा। अब चलते हैं स्तूपों का निर्माण कैसे होता है, स्तूप के निर्माण की भी हम यहाँ पर चर्चाएं करते हैं, स्तूप के निर्माण की भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये आता है आपके स्तूप, कुछ इंपॉर्टेंट है स्तूप के बारे में। आइए इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं।
अब देखिए स्तूप की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्तूप जो है वैदिक काल से, ध्यान सुनिएगा, स्तूप के बारे में पढ़िएगा कि वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान समाधान टीले थे, मतलब जो लोग मर जाया करते थे उनके टीले बनाया करते थे उनको मिट्टी में दफन करने के लिए टीले थे। यह आपका अंत्येष्टि पुंज, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, पुंज का आपका पारंपरिक प्रदर्शन होता था, बिल्कुल अंतिम संस्कार हुआ करता है। 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार होता है ये अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने क्या हुई, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और उनके राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। कितने? 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। 84,000 स्तूप कोई कम बात नहीं होती। किनके कार्यकाल में? आपके यहां पर अशोक के कार्यकाल की बात हो रही है। अब स्तूप का जो बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो ऐसे ही मिलता है, सभी स्तूप का बेसिक स्ट्रक्चर यही हुआ करता था। यहां पे लिखा वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूप को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा क्या किया गया था, लोकप्रिय बनाया गया था, मतलब बौद्धों द्वारा जन्म नहीं कहते, ये तो वैदिक काल में ही पहले से था, बस उसको क्या किया गया था, प्रचलित लोकप्रिय बनाने काम किन्होंने कर दिया था, बौद्धों ने कर दिया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे भगवान बुद्ध के लिए, है ना, बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। इसमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। स्तूप के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने वाला मूलभूत आरेख नीचे दिया गया, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये समझिए कि इस तरीके का जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का स्तूप हुआ करता था। इन स्तूपों को क्या कहते हैं, क्या क्या शब्दावली इसमें आती है, इन शब्दावलियों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन शब्दावलियों को हम जान लेते हैं, क्योंकि यही शब्दावली कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न कर लेता है। तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे ऊपर से बात करते हैं, सबसे टॉप की बात करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं, ये वाला, ये जो टॉप है, ये कहलाता था आपका छत्र। क्या कहलाता था? इसको छत्र कहते थे, छत्र। और छत्र के नीचे जो ये लकड़ी ये डंडी दिख रही है, ये कहलाता था आपका यस्ती। क्या कहलाता था? इसको यस्ती कहा जाता था। ये लकड़ी जो दिखती है आपकी, यस्ती का ऊपर, सबसे ऊपर छत्र। आप मंदिरों के निर्माण में भी छत्र में, आज भी हमारे यहाँ कलश वलश रखे जाते हैं, उसके नीचे क्या आता है, यस्ती आता है ना। अच्छा, इनके नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन, ये जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली होता था हर्मिका। इसको क्या कहा जाता था? हर्मिका कहा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, तो 3 बातें समझ में आ गई। पहले हर्मिका, हर्मिका के ऊपर यस्ती, यस्ती के ऊपर क्या होता था? छत्र हुआ करता था। किसी का भी हो सकता, धातु का हो सकता था, है ना, पीतल के, तांबे के, स्वर्ण के, जैसी जिनकी श्रद्धा हुआ करती। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, बड़ा जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा जो दिख रहा है, ये पूरा क्या होता था आपका? स्तूप हुआ करता था, जिसको क्या कहा जाता था? स्तूप गुंबद कहा जाता था। इस पूरे भाग को स्तूप गुंबद कहा जाता था। इस पूरे, मतलब ये पूरे जो नीचे दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा, इसको हम क्या कहते थे? स्तूप गुंबद कहते थे। अब अगर ये देखेंगे, ये जो दोनों तरफ डंडियां दिख रही हैं आपको ना, इन दोनों डंडियों को क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता था। जिसमें से ये वाला तोरण किसको दर्शाता है? पश्चिमी दिशा को। तो इसको हम बोला करते थे आपका पश्चिमी तोरण, पश्चिमी तोरण कहते हैं। और ये वाला जो था, ये कहलाता था आपका पूर्वी तोरण। जो क्या कहते थे हम? पूर्वी तोरण कहते थे। तो ये पश्चिमी तोरण है, और वो क्या हो जाता था आपका? पूर्वी तोरण कहलाता था। अच्छा, इसके बाद अगर देखेंगे, इसके बाद देखेंगे तो बहुत शानदार, ये देखेंगे, ये जो आप दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये दिख रहा, इसको बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ। इसको कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। क्या कहा जाता है इसे? प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। और इसके साथ ही साथ देखेंगे तो यहां पर नेक्स्ट आएगा, ये देखिए, एक तोरण ये दिख गया, एक तोरण ये दिख रहा होगा बीच में, ये दिख रहा है, ये तोरण, ये 2 लाइन दिख रही है आपको, ये 2 लाइन, ये तोरण है एक्चुअली, ये तोरण है। इस तोरण को क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं ना। इस तोरण को कहा जाता था दक्षिणी तोरण, दक्षिणी तोरण कहा जाता था। ये द्वार था,
तोरण मतलब द्वार होता है, ये पूर्वी द्वार था, पश्चिमी द्वार है ना, ये दक्षिणी द्वार हुआ करता था, तोरण कहा जाता था, ठीक है। और यहीं पे अगर देखेंगे, यहीं पे अगर देखेंगे, यहां पर देखिए ये चीज दिख रहा, ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज, ये दिख रहा है, ये दोनों चीज, ये मतलब ये ऐसे उतरता हुआ, उतरता हुआ दिख रहा है आपको ये चीज, ये तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था दोहरा सीढ़ी नुमा। ये सीढ़ियां हुआ करती थी, दोहरी सीढ़ी, मतलब इधर से भी उतर सकते, इधर से भी उतर सकते। ताजमहल में भी आप देखेंगे तो दोहरा क्या कहलाती है, दोहरा सीढ़ी नुमा कहलाती थी, ठीक है। और इधर अगर देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये बड़ी बड़ी, ये बड़ा सा लाइन दिख रहा है, बड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा, ये पूरा इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये पूरा यहाँ से इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरा देखेंगे तो इसे बोला जाता था आपका पत्थर का बाड़ा। दिवाली हुआ करती थी, बड़ी बड़ी दिवाली, इसे इसे क्या जाता था, पत्थर का बाड़ा। ये हम कहते थे पत्थर का बाड़ा कहते थे, इसे हम क्या कहते थे, पत्थर का बाड़ा कहलाते थे। तो एक स्तूप के निर्माण में बेसिकली यही बनाए जाते थे। ये जो पूरा डिजाइन दिख रहा है ना, ये पूरा गेट एक दिख रहा है बड़ा सा आपको, गेट, ये बड़ा सा गेट दक्षिणी तोरण कहलाता था। ये पूरा गेट जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये दक्षिणी तोरण होता था, है ना। ये पश्चिमी तोरण और ये पूर्वी तोरण, गेट हुआ करते थे एक तरह से, मेन गेट ये हुआ करता था, क्लियर है। और ये देखो, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ थे, ये स्तंभ जिसके बारे में अभी मैंने आपको जिक्र किया, स्तंभ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये स्तंभ हुआ करता था। और इस प्रकार से चीजों को क्या किया जाता था, बनाया जाता था। तो जितनी भी यहां पर देखेंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे, जो ये जो तोरण दिख रहा है, तोरण में और देखना आप बहुत सारी चीज देखने को मिली, आप बहुत सारे डिजाइन देखने को मिले थे। ये जो है, ये लकड़ी की आकृति हुआ करती थी, मतलब बहुत सारी कलाकृति बनाई जाती थी तोरण में, मतलब चाहे पश्चिमी तोरण हो, पूर्वी तोरण हो या दक्षिण तोरण, इसमें लकड़ी की एक बहुत अच्छी कलाकृति बनाई जाती थी, अच्छे सजावट के लिए यहाँ पर देखने को मिलता था। तो कोई भी स्तूप हो, आपके भगवान बुद्ध के स्तूप हो, 84,000 स्तूप बन पाएगा, तो 84,000 स्तूप का जो बेसिक संरचना हुआ करता था वो यही हुआ करता था। ऐसे ही बनाए जाते थे स्तूप आपके, ऐसे ही स्तूप क्या कहते थे, निर्मित किए जाते थे, ऐसे ही स्तूप क्या कहते थे, निर्माण में लाए जाते थे। ये सारी चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलती थी। सारी चीजें आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात आता है, एक डिफरेंस आता है, एक बहुत बेसिक डिफरेंस, ये अशोक के स्तंभ और आपके आपके अकेमिनियन स्तंभों के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता था। कि अकेमिनियम के स्तंभ जो बनाए गए थे, जो लकड़ी के होते थे, और अशोक के जो स्तंभ बनाए जाते थे, उनमें क्या डिफरेंस हुआ करता था। दोनों स्तंभों को जान लेते हैं। जैसे दो डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक हमको रचना मिल सकती है और उसका स्थान मिल सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी रचना। तो अशोक के जो स्तंभ हुआ करते थे, अशोक के जो स्तंभ हुआ करते थे वो कैसे होते थे, एकाश्म थे, मतलब एक पत्थर के बने होते थे। एकाश्म अर्थात इन्हें प्रस्तर के एक ही खंड से बनाया गया था, मुख्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से। एक ही पत्थर को हम क्या करते थे, बनाया करते थे। एक पत्थर को काट काट के, एक पत्थर का पहले पिलर बनाते थे, फिर उसको काट के कमल या घंटा बनाया करते थे, उसके ऊपर एक बेस बनाया करते थे, और उसके ऊपर फिर कोई ना कोई जानवर की आकृति बनाया करते थे। हो सकता था सिंह, हो सकता था या कुछ भी हो सकता था, वहां पर बनाया जाता था, ठीक है। एक ही पत्थर से बनाया जाता था। यहां पर क्या बोला जाता है, ये कैसे रचना करते थे, ये करते थे आपके अकेमिनियम स्तंभ जो थे, बलुआ प्रस्तर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था। तो उनको स्टिक कर चिपकाए जाते थे, दो पत्थर मिलाकर उन्होंने किसी गोंद के सारी चिपका दिया, और जब पत्थर बनाए जाते थे, ये एक पत्थर से ये कई पत्थरों से मिलकर बनता था। फिर यहाँ पे स्थान क्या था, अशोक के स्तंभ को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाता था। मतलब जहां तक अशोक का साम्राज्य था, वहां तक हम क्या कर सकते थे, अशोक जो सम्राट थे वो स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी स्थापित कर सकते थे। इसमें क्या कहा गया, इसमें स्थान क्या था आपके, इसका स्थान है यहां पर कि स्तंभ सामान्यतः राजभवनों से संलग्न होते थे। राजभवनों से संलग्न होते मतलब राजभवन जो थे उसके आसपास ही बनाए जाते थे स्तंभ, ये मतलब बाहर नहीं ले जाए जाते थे। ये स्तंभ स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी स्थापित किए जाते थे। ये डिफरेंस था। ये महल के आसपास ही स्तंभ बनाए जाते थे वो थे, और ये पूरे राज्य में जहां तक इनका राज था, जहां तक इनका साम्राज्य था, ये कहीं पर भी उस स्तंभ को क्या कर सकते थे, स्थापित कर सकते थे। तो ये सारी चीजें जो हमने आज की क्लास में देखी, ये सारी चीजें जो हमने आज की क्लास में पढ़ी, आई होप आपने चीजों को एंजॉय किया होगा, आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा होगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे की क्लास हम पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, यानी कि जो हमने यहाँ पर डन किया, जो हमने यहाँ पर कवर किया, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से आज की क्लास में डन किया, आपने किया मेरे साथ मिलकर। यहाँ पर हमने पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पर हमने डन किया महलों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लोकप्रिय कला, यहाँ पर गुफाओं का निर्माण, मूर्ति कला का, मृदमांडों का, और मौर्योत्तर काल की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। जाने से पहले सेशन का एक बार फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे और आपको और ऐसी वीडियोस जानकारी में रखनी है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसके पीडीएफ के लिए आप हिंदी बाय दुर्गेश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी IQ PSC का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और है, जाने से पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। इंफॉर्मेशन ये है कि यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेड सेक्शन में। यहां पर स्टेट PCS प्री प्लस मेंस फाउंडेशन निश्चय बैच 6 लॉन्च कर दिया गया है। और इस बैच में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप सभी स्टेट के लिए ये ऑफर लाया गया है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एडमिशन क्लोजिंग जो है 2 फरवरी 2025, 22 फरवरी को ये एडमिशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जिसकी प्राइस राशि यूं तो 19,000 रुपए थी, जिसे अभी 11,999 रुपए कर दी गई है। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, DK लाइव कूपन कोड। आप इसे वेबसाइट से जाकर परचेस कर सकते हैं, आप इसको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी परचेस कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको और अच्छे से कैसे परचेस किया जाए। यदि आपको नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा कि इसको परचेस कैसे करना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।